ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, खेतों की बनिस्बत आपके क्वार्टर की तरफ लोगों की आमदोरफ्त के इम्कानात ज्यादा है, लिहाजा पहले आप इधर की जमीन को चेक करना होगा। यहाँ का खुरा ज्यादा गैर महफूज है। वो एक माकूल और अमली वजह बयान कर रहा था। मैंने इसकी बात की तायीद कर दी। फिर मुस्तफा की तरफ देखते हुए कहा, मुस्तफा ताजदीन अपना टेक्निकल काम करेगा, तुम इसकी जरूरी मदद के साथ ही अपनी आंखें और जहन को भी खुला रखना। अहमद, अगर शुमाली और जनूबी में एक औरत के कत्ल और दरियाफ्त होने वाली इस लाश की खबर मशहूर हो चुकी है। चूंकि मकतूला का ताल्लुक शुमाली और जनूबी दोनों जगहों से नहीं है, लिहाजा तुम्हें मुख्तलिफ किस्म की बातें और तबसरे सुनने को मिलेंगे। लोगों की बातों पर गौर करना जरूरी है। हो सकता है किसी की जुबान से कोई ऐसी बात फिसल जाए जो मकतूला की शिनाख्त और कातिल तक रसाई के सिलसिले में मददगार साबित हो। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा मलिक साहब, वो पुरस्मात लहजे में बोला। मैं भी उठकर इनके साथ अपने क्वार्टर तक आया, क्योंकि खुरे का वही काम वहीं से शुरू होना था। मेरा क्वार्टर थाने के अकब में मशरकी जानिब वाक़या था और इसके पीछे एक खुला मैदान था जहां शाम में कस्बे के नौजवान फुटबॉल खेला करते थे। मैदान के बाद अहमद नगर शुमाली के रिहायशियों के मकानात शुरू हो जाते थे। ताजदीन ने मेरे क्वार्टर के दाखिली दरवाजे से अपने काम का आगाज किया। 10 मिनट तक वो बड़े माहिराना अंदाज में वहां की जमीन का मुआयना करता रहा। वो मेरे पास आया और कहने लगा, थानेदार साहब, आपके क्वार्टर तक आने जाने वाले बहुत से कदमों के आसार मौजूद हैं, जिनमें जाहिर है आपके और मेरे कदमों का कूड़ा भी शामिल है। लेकिन खुशखबरी ये है कि मैंने एक औरत के सैंडल के निशानात को बिल्कुल अलग तलाश कर लिया है। लगता है पिछले 8-10 दिन में इस तरफ सिर्फ यही एक औरत आई है, क्योंकि इसके सिवा मुझे किसी और औरत का खुरा दिखाई नहीं दे रहा। ताजदीन ने पहले ही कदम पर एक खुशगवार कामयाबी हासिल कर ली थी। मैंने कहा, ताजदीन, अब तुम अपने हुनर को काम में लाओ। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। शाम से पहले ये मालूम करो कि वो औरत कहाँ से आई थी और क्वार्टर से निकलने के बाद वो किस तरफ गई थी। मैं कोशिश करता हूँ सरकार, इसने कहा। मैं अपने कमरे में आ गया और नूरी के कत्ल और कातिल के बारे में गौर करने लगा। अभी तक मैं ये तय नहीं कर पाया था कि मकतूला का नाम नूरी ही था या महज खानापुरी के लिए इसने मुझे ये नाम बताया था। मैंने जाय वकुआ का दूर दूर तक अच्छी तरह मुआयना किया था, ताकि अगर कातिल ने आला कत्ल वहीं किसी जगह फेंक दिया हो तो मुझे मिल जाए, लेकिन इस तलाश में मुझे कामयाबी हासिल ना हो सकी। मैं नूरी मर्डर केस में जैन कोल चाहे बैठा था कि एएसआई शहजाद की सूरत दिखाई दी। वो मेरे कमरे के दरवाजे पर खड़ा इजाजत तलब नजर से मुझे देख रहा था। उससे निगाह मिली तो बड़े अदब से बोला, मलिक साहब, हाजिर हो सकता हूँ? हाँ हाँ, आओ शहजाद, मैंने इसकी तरफ मुतवज्जो होते हुए कहा। भाई, ये तुम्हारा अपना थाना है। और थानेदार साहब, वो कमरे में दाखिल होते हुए सवालिया अंदाज में बोला। मैंने कहा, जब थाना तुम्हारा है तो थाना इंचार्ज भी तुम्हारा ही हुआ ना। और बैठो। वो एक कुर्सी खींचकर मेरे सामने बैठ गया। मैंने सवाली नजर से इसे देखा। वो मस्कीन सी सूरत बनाकर बोला, मलिक साहब, मैं आपसे एक शिकायत करने आया हूँ। मैं सीधा होकर बैठकर पूछा, किसकी शिकायत करने आए हो शहजाद? शहजाद इस थाने में एसआई की हैसियत से फराइज अदा कर रहा था। थाने के तमाम अमले से मेरा फर्दन फर्दन तारुफ तो हो चुका था, लेकिन अभी तक ज्यादा घुलना मिलना सिर्फ कांस्टेबल मुस्तफा ही से हुआ था। पता नहीं वो क्यों मुझे अपना अपना सा और काबिल भरोसा लगा था। ये ऐसे ही शहजाद बोला, मलिक साहब, आप मेरी बात का बुरा तो नहीं मनाएंगे। दरअसल ये शिकायत मुझे आप ही से है। बात मुकम्मल करने के बाद इसने ऐसी नजर से मुझे देखा जैसे डर रहा हो कि मैं इस जुर्रत की पैदाश में इसे सूली पर चढ़ा दूंगा। मैंने तसल्ली अमेज लहजे में कहा, मैं तुम्हारे जैसे बहादुर और निडर लोगों को पसंद करता हूँ। तुम में इतना हौसला तो है कि अपने सीनियर से इनकी शिकायत कर सको। बताओ, तुम्हें मुझसे क्या शिकवा पैदा हो गया है? अगर मेरे बस में हुआ तो मैं तुम्हारी शिकायत दूर करने की कोशिश करूंगा। मलिक साहब, मैं महसूस कर रहा हूँ जैसे आप किसी बात पर मुझसे नाराज हो। वो मुहताज लहजे में बोला, भाई, मुझे इस थाने का चार्ज संभाले हुए अभी जुमा जुमा 8 दिन भी नहीं हुए। मैं भला तुमसे किस बात पर नाराज होऊंगा? मेरा ख्याल है हम आज पहली मर्तबा बाकायदा गुफ्तगू कर रहे हैं। बताओ, तुमने मेरी किस बात से अंदाजा लगाया कि मैं तुमसे खफा हूँ? वो वजाहत करते मुअतदल लहजे में बोला, मलिक साहब, मैं ओहदे के एतबार से एएसआई हूँ। एक एएसआई किसी कांस्टेबल से अच्छा खासा सीनियर होता है, लेकिन आपने इस औरत के कत्ल के सिलसिले में मुझे एतमाद में लेकर कोई कारकर्दगी दिखाने का मौका ही नहीं दिया। इसने बात खत्म की तो मैं इसकी तकलीफ को भांपने में कामयाब हो गया। इसे ये बात बुरी तरह चुभी थी कि मैंने इसके मुकाबले में कांस्टेबल मुस्तफा को ज्यादा अहमियत दे दी थी। मेरे इसी रवैये का शिकवा करने वो मेरे पास चला है। इसकी शिकायत एक हद तक जायज भी थी, लेकिन मेरा काम करने का एक अपना अंदाज है और मैं इसी को फॉलो करता हूँ। मैं कांस्टेबल मुस्तफा की सलाहियत और काबिलियत को जान गया था, लिहाजा ये समझने में मुझे किसी दुश्वारी का सामना नहीं हुआ कि एएसआई शहजाद कांस्टेबल मुस्तफा से बुरी तरह जेलस हो रहा था। मैंने बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा, शहजाद, मैं अपने अमले में किसी एक को किसी दूसरे पर फोकियत महज काबिलियत और कारकर्दगी की बिना पर देता हूँ। तुम अपना मुकाबला किसी कांस्टेबल से मत करो। मैं इस मर्डर केस के सिलसिले में
तुमसे भी काम लूंगा और वो एक कांस्टेबल के मुकाबले में ज्यादा बड़ा काम होगा। शुक्रिया मलिक साहब, वो बड़ी रसानी से बोला। आपने मेरे जहन का बोझ हल्का कर दिया है। एक लम्हे को रुक कर इसने इजाफा किया। मेरे दिल में एक बात आई और मैंने कह दी। साबिक इंचार्ज साहब के सामने जुबान खोलने से पहले 100 मरतबा सोचना पड़ता था। वो बुरी तरह झाड़ देते थे। आपके बारे में मुझे पता चला है, आप बड़े हमदर्द और मेहरबान हैं, इसलिए मैंने आपको अपने एहसासात से आगाह किया है। अगर मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो मैं माफी चाहता हूँ। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं शहजाद, मैंने तशफ़ियावेज़ अंदाज में कहा। मैं कड़क किस्म का थानेदार सिर्फ जराइम पेशा अफराद के लिए हूँ। थाने का अमला तो मेरे घर के अफराद की तरह है। मुझे तुम्हारी जुर्रत से बेहद खुशी हुई है। तुम्हें फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, बल्कि ऐसा करो। मैंने पुरसोच अंदाज में जुमला अधूरा छोड़ा तो वो मुंतजर सवाली नजर से मुझे देखने लगा। शहजाद बिन मुस्तफा की तरह साबिक थानेदार इंचार्ज रफीक सयाल से खासा शाकी और मुतनफ़िर नजर आता था। इसी हालत से मेरे जहन में एक मंसूबा आया था। ये एक तरह से शहजाद का गिला दूर करने का मौका भी था। मैंने नामुकम्मल बात को पूरा करते हुए कहा, शहजाद, तुम्हारी कारकर्दगी को देखने की एक तरकीब आई है मेरे जहन में। वो हमतन गोश हो गया। मैंने कहा, जैसा कि तुम भी जानते हो, साबिक थानेदार साहब को किन वजह की बिना पर इस थाने से हटाया गया है। मुझे शक है इस अजनबी औरत का कत्ल और इसकी लाश का इस थाने में की हदूद में पाया जाना रफीक सयाल की कोई साजिश है। मैं इसकी जगह तैनात किया गया हूँ। वो मुझे परेशान करने के लिए कोई भी ओछी हरकत कर सकता है या करवा सकता है। तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है? इसकी आंखों में एक अजीब सी चमक नमूदार हुई। मुझे यूं महसूस हुआ मेरी बात ने इस पर कोई खास असर किया हो। मैं सवालिया नजर से इसकी तरफ देखने लगा। वो कदर पुरजोश लहजे में बोला, मलिक साहब, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। साबिक इंचार्ज साहब बहुत ही कीड़ा परवर शख्सियत थे। इस बात की कभी इम्कानात है कि वो आपको तंग करने के लिए कोई उल्टी सीधी हरकत कर डालें। वो गहरी संजीदगी से बोला, मेरे लिए क्या हुक्म है मलिक साहब? तुम्हारे लिए सिर्फ इतना हुक्म है, मैंने सोचते हुए कहा। तुम अपने जरा इस्तेमाल करो और निहायत ही रसदारी के साथ ये मालूम करने की कोशिश करो कि तुम्हारे साबिक इंचार्ज साहब आजकल किन सरगर्मियों में मसरूफ हैं। इस दौरान अगर इस नामालूम ककतूला के बारे में कोई खास बात मालूम हो तो फौरन मुझे बताना। क्या तुम ये काम कर लोगे? क्यों नहीं जनाब, वो सीना ठोकते हुए बोला। मैं बहुत जल्द आपको कुछ आइंद रिपोर्ट दूंगा। वो थोड़ी देर मजीद मेरे पास बैठा भी कमरे से निकल गया। इसके जाने के बाद मैं इसके बारे में सोचने लगा। इसने मुझसे एक जायज शिकायत बड़े माकूल अंदाज में की थी। पता नहीं क्यों मुझे यूं महसूस हुआ जैसे वो भरपूर अदाकारी से काम ले रहा हो। इसके रवैये, अंदाज और बयान में कोई ऐसी बात जरूर थी जो मुझे चुभ रही थी, लेकिन बावजूद कोशिश के भी इस वक्त मैं इस चुभन का सबब न जान सका। मैंने यही सोचकर एएसआई शहजाद को जहन से झटक दिया, ये कांस्टेबल मुस्तफा से इसके बारे में दरियाफ्त करूंगा।